नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा था कि सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग पूरे जीएस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज इसमें जो है पहला सब्जेक्ट जो हमने लिया है सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। इसमें भी जूलॉजी और बॉटनी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और बॉटनी। बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी क्षेत्र से पुट अप होते हैं, जूलॉजी से खासकर। शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, अभी बिगनर्स के लिए भी हमारा ये वीडियो जो है बहुत कम है। हम जो है शुरुआत से बेसिक चीज़ को लेके भी चल रहे हैं ताकि किसी का कोई भी चीज़ छूटे नहीं। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उन लोगों को भी काम आएगा, और जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, जो लोग शुरू कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। हम लोग एक तरफ से शुरू कर रहे हैं सारी चीज़ें एकदम से लेके। इसमें हम लोग यूनिक जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की है, प्रयाग पब्लिकेशन की, और साथ में एनसीईआरटी बेस, दोनों को लेकर के हम लोग पढ़ाई इसकी शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है ये दिया था लैमार्क ने। इसके साथ में एक और साइंटिस्ट है टेवेरिनस। लैमार्क को आप लोग ज़्यादा याद रखिए। ज़्यादातर अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? लैमार्क ने। बायोलॉजी का जो ग्रीक में मीनिंग होता है, एक्चुअली में बायोलॉजी जो है इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी का। अंग्रेजी जो भाषा की जो ओरिजिन हुई है वो ग्रीक से हुई है। ग्रीक में इसका जो है सारे वर्ड जो है ग्रीक में ही डिफाइन किए जाते हैं। ग्रीक में क्या मतलब है, इस शब्द को भी तोड़ लीजिए। बायो लॉगस, बायो मीन होता है जीवन, लॉगस मीन स्टडी, अध्ययन, स्टडी। और इस बायोलॉजी को दो भागों में हम लोगों ने बांटा है, जूलॉजी और बॉटनी। अभी हम लोग एक एक करके दोनों चीज़ों को समझेंगे, फिर इसके बाद जूलॉजी शुरू करेंगे। जूलॉजी शब्द जो है ये सभी इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्जाम में खासकर ये चीज़ें पूछ ली जाती है। जितनी भी साइंस की ब्रांचेस है जो जूलॉजी से रिलेटेड हैं, बॉटनी से रिलेटेड हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चार्ट फॉर्म में करेंगे, चार्ट बना लेंगे और देखेंगे कि किस ब्रांच का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया। ये जूलॉजी है, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अरस्तु कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। इनकी जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमी। बुक का भी नाम कभी कोई पूछ देते हैं, बहुत फैक्चुअल चीज़ है। अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी जूलॉजी टर्म का इस्तेमाल किया। जूलॉजी में हम पढ़ते हैं जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में। जंतु जीवों में दोनों आते हैं, प्लांट और एनिमल। जूलॉजी में हम एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जबकि बॉटनी में प्लांट्स। इस तरह बॉटनी का देखा जाए बॉटनी भी ग्रीक वर्ड है, जिस ग्रीक वर्ड जो है बास्किन। बास्किन ग्रीक वर्ड से बॉटनी की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ सिंपल होता है चरना। और इसमें जो है फादर
ऑफ बॉटनी। ये थियोफेटस को कहा जाता है, थियोफेटस इनको कहा जाता है बॉटनी का पिता। इनकी जो बुक थी, जैसे इसमें है हिस्टोरिया एनिमलियम, तो इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांट से, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इन सब के अलावा एक और नाम आता है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। इन्हीं के नाम पर, हिप्पोक्रेटस के नाम पर ही जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, जो अपना मेडिकल की पढ़ाई पास आउट होते हैं, तो हिप्पोक्रेटस के नाम पर उनको शपथ दिलाया गया है कि हम जो है किसी मरीज को जो है कभी छोड़ेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम मरीजों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, सब चीज़ें होंगी। जूलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे जंतुओं में। जंतुओं में होता है जीवन, सजीव, इनके कुछ गुण भी होंगे जीवन के। जंतुओं के कि हम किसको जो है जंतु मानेंगे, किसको वनस्पति मानेंगे, तो इसी तरह वनस्पतियों के भी गुण होते हैं जैसे जंतुओं को। जंतुओं गुणों के बारे में हम लोग डिटेल में न जाते हुए पॉइंट्स के रूप में देखेंगे कि जंतुओं में क्या क्या से गुण पाए जाते हैं, किसको हम जंतु कहेंगे। सबसे पहला जो आता है नंबर 1 पे आता है श्वसन। श्वसन का मतलब देखिए, कुछ लोग इस तरह समझते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। श्वसन में जो हम लोग पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो फेफड़ों से होके सेल तक पहुंचता है, और सेल में जो फूड मटेरियल होता है ग्लूकोज को तोड़ के उससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन का लेना, ग्लूकोज का टूटना और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का निकलना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का पैदा होना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों द्वारा निकालना। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। दूसरा जो जीवों का फीचर है वो है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे सभी जीवों को, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जंतु हो, जीवन जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी हमको मिलती है फूड से। पौधों में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के थ्रू उनमें भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज। जंतुओं में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, तो जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं किसी भी फॉर्म, पत्ती, तने, फल। और जब ये न्यूट्रिशन, जब ये भोजन पौधों से लेते हैं तो उस भोजन को डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो है भोजन का डाइजेशन में भोजन जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और इसका फिर वही मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। पोषण का मतलब होता है एनर्जी का पैदा होना। तीसरा महत्वपूर्ण फीचर है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। सभी जीव अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। हो
इमोशन भी आएगा, न्यूट्रिशन भी आएगा, प्रजनन भी आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि जीवों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। उन्हीं गुणों को आगे चल के हम बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। तीसरा होता है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे अपने फेवर में हो या एडवर्स कंडीशन, कुछ जीव बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए मौसम में अपने आप को अनुकूलित करते हैं। मौसम के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ नहीं बदल पाते हैं, जो नहीं बदल जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो बदल जाते हैं वो रह जाते हैं। जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष में वही व्यक्ति या वही जीव सफल होते हैं जो अपने को बदले हुए परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। और इस बदली हुई परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना या ढाल लेना बोला जाता है अनुकूलन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो गुण है जीवों का, पांचवा, वो है गति, मूवमेंट। एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति। पौधे ऐसा नहीं करते, ठीक है। बहुत अगर डिटेल में जाइए तो कुछ जो वनस्पतियां हैं उनमें जो है मूवमेंट होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े, जैसे ऑसिलेटोरिया है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन होता है। लेकिन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को होता है वो केवल जंतुओं की ही लक्षण होते हैं। नेक्स्ट जो होता है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। नेक्स्ट उपापचय, बहुत इम्पोर्टेंट। उपापचय के भी दो भाग होते हैं, अपचय और उपचय, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जो फीचर आता है जीव द्रव्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पुरकिंजे थे, पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा, जीवन की भौतिक आधारशिला कहा। कोड करके पूछ सकते हैं जीवन की भौतिक आधारशिला किसको कहा गया, जीव द्रव्य को किसने कहा, पुरकिंजे ने कहा। नेक्स्ट जो है वृद्धि, ग्रोथ, सभी में होती है, प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी हो, जंतुओं में भी होती है ग्रोथ। छोटे से बड़े हो जाते हैं, बच्चा होता है, किशोर होता है, जवान होता है और फिर वृद्ध होता है। तो वृद्धि जो है पाई जाती है। नेक्स्ट जो फीचर है उत्सर्जन, एक्सप्रेशन। डाइजेशन के बाद या उपापचय के बाद जो लाभदायक न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लाभदायक नहीं होते हैं या जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्सर्जन। इसमें हम लोग देखेंगे आगे चल के कि अलग अलग जीवों में उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इन्हीं को पूछ लिया जाता है कि जैसे ग्वानिन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, ये कौन कौन से जीव किस किस पदार्थ का एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वो लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। फिर है जैविक उद्ध विकास। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई पुरानी जीव प्रजाति है, पुरानी जीव, इसमें समय समय पर क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। हर जीव जात विभिन्नताएं लिए होती हैं। ये विभिन्नताएं आगे चल के इतनी जो है क्लिष्ट हो जाती हैं कि कुछ विभिन्नताएं जो है रह जाती हैं और कुछ विभिन्नताओं वाले जीव खत्म हो जाते हैं। इससे जो है एक नई
प्रजाति का विकास होता है। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे लैमार्क ने दिया था कि जिराफ का उदाहरण। उन्होंने कहा था कि जिराफ जो होते थे कि कुछ लंबी गर्दन वाले थे, कुछ छोटी गर्दन वाले थे। छोटी गर्दन वाले जो है खत्म हो गए, लंबी गर्दन वाले क्या हुआ, बने रहे। मनुष्य में है, मनुष्य का विकास हुआ। अब जो होमो सेपियंस है, तो तब होमो सेपियंस नहीं थे, तब दूसरे थे, जैसे क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, इस तरह के बहुत सारे जो है एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और विकास। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो जीव हैं ये बहुत सारे हैं, जिनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके गुणों में पाई जाती हैं, शारीरिक बनावट में पाई जाती हैं। तो उनको जो है क्लासिफाई किया गया है, जीवों को गुणों के आधार पर वर्गों में विभाजित किया गया है। जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका श्रेय जो है वर्गीकरण का जाता है, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, जीव थे, जीवों को तो भागों में बांटा गया था, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जंतुओं को, अब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, तो 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रोटिस्टा, मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं कि जैसे सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 6 में 7 में एनसीईआरटी में कि यूकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। आगे चल के क्लास में किसी क्लास में इसको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स, केंद्रक विहीन। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मोनेरा में कौन सी जीव आते हैं, केंद्रक विहीन का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। आगे चल के जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स भी पढ़ेंगे, केंद्रक भी पढ़ेंगे, सेल भी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। आगे चल के ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स सेल। जैसे कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरे पे आते हैं प्रोटिस्टा, ये जिस तरह प्रोकैरियोट हमने लिखा, यहाँ पे आ जाते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुरानी सेल। जब सेल जो है पहली बार बनी थी तो बहुत सिंपल सी सेल थी। आज जो सेल है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके फीचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेल है या एडवांस सेल है, मॉडर्न सेल, उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में जो सेल पाई जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। अब बैक्टीरिया में कौन सी सेल पाई जाती है, पुरानी सेल। बैक्टीरिया बहुत पहले आ गए थे, हम लोग बहुत बाद में आए, तो उसमें क्या हो जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल आ जाती है, यूकैरियोटिक सेल आती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, लेकिन ये यूनिसेलर ही होते हैं दोनों, यूनिसेलर, एक ही सेल, पूरा जीव एक ही सेल। जैसे अमीबा, इसका प्रोटिस्टा अमीबा, एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा। यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इनकी बॉडी क्या होती है, एक ही सेल की बनी होती है। जैसे जैसे उद्विकास, ये तो उद्विकास है, जब भी देख पढ़ा ना आपने, जीवन उद्विकास, उसका ये मतलब होता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये जीव बहुत सरल हैं, एक ही सेल के बने हुए हैं, और हम लोग क्या है, जाने कितनी सेल, बहुत मल्टीपल सेल हैं। तीसरा जो आता है इसमें, इन्होंने बता दिया, तीसरा जो आता है प्लांटी।
मल्टीपल प्लांट। मल्टी सेलुलर प्लांट का मतलब इस तरह भी है कि प्लांट यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर प्लांट, जैसे ऑस्लेटोरी वगैरह है यूनिसेलुलर प्लांट। फिर जो 4th नंबर पे आता है कवक, फंजाई। यूकेरियोट्स, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा कि यूकेरियोट्स थे, लेकिन उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। अब क्या होते हैं कि जो यूकेरियोट्स हैं क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस होगी। प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। 5वें नंबर पे आएंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकेरियोट्स होते हैं। अब जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकेरियोटिक सेल होगी, उसमें हम लोग आएंगे। अब यहाँ से स्टडी होगी ह्यूमन बींग्स की। अब ह्यूमन बींग्स की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये अगर चीज़ें आपको पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल RS इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर दीजिए।